ओके, सो लेट्स स्टार्ट। स्टूडेंट्स, ये जो चैप्टर अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, दिस इज चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स एंड वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये चैप्टर दो पार्ट में डिवाइडेड है। एक तो हम लोग इसमें चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो इसके बारे में पढ़ते ही हैं, प्लस साथ में हम लोग यहाँ पर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के बारे में पढ़ते हैं। सो मैं आप लोगों को यहाँ पर बेसिकली जो पढ़ाना, जो कि टॉपिक जो कि पढ़ाना चाह रहा हूँ, वो मैं यहाँ पर आप लोगों को सबसे पहले जो है आई विल टीच यू इन रिलेशन टू गुडविल ओनली। मैं आप लोगों को अभी यहाँ पर एक टॉपिक के बारे में पढ़ाऊँगा, जो टॉपिक है हमारा गुडविल। तो अभी यहाँ हम लोग किस टॉपिक के बारे में बात करेंगे? विल टॉक ओनली इन रिस्पेक्ट ऑफ गुडविल। सो हम लोग यहाँ पर आज सिर्फ और सिर्फ गुडविल के बारे में ही बात करेंगे। तो मैं आप लोगों को गुडविल के बारे में ही बताता हूँ, ठीक है? सो स्टूडेंट्स, ध्यान समझिएगा, प्योरली थ्योरेटिकल सी चीज़ है और बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी है। बहुत ध्यान समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी, बहुत ध्यान समझिएगा। गुडविल बेसिकली क्या होता है, ध्यान समझिएगा। गुडविल गुडविल means the good name or reputation earned by a business which helps it in earning extra profit in future। तो गुडविल मीन्स क्या? गुडविल मीन्स द गुड नेम और रेपुटेशन अर्नड बाय अ बिजनेस विच हेल्प्स इट इन अर्निंग एक्स्ट्रा प्रॉफिट इन फ्यूचर। तो गुडविल का मतलब क्या हुआ? गुडविल मीन्स द गुड नेम और रेपुटेशन अर्नड बाय अ बिजनेस। गुडविल का मतलब हुआ गुड नेम या रेपुटेशन जो कि एक बिजनेस ने कमाया है, जो कि बिजनेस को एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाने में मदद करता है इन फ्यूचर। तो जैसे अगर हम लोग बात करें एक बिजनेस की गुडविल, एक बिजनेस की गुडविल उसके प्रॉफिट में हमेशा ही एक लार्ज इम्पैक्ट डालती है। जैसे अगर हम लोग ऐसा समझे कि कुछ दुकानें ऐसी होती हैं जिन पर हमारा ट्रस्ट होता है, जिनके यहाँ से हम लोग हमेशा ही सामान खरीदते हैं। क्योंकि हमको पता है कि वहाँ से सामान अच्छा मिलता है और वहाँ पर सामान सही मिलता है। हो सकता है वो दुकान छोटी दुकान हो या बड़ी दुकान हो, डजेंट मैटर, मगर कुछ दुकान ऐसी होती है जिन पर हमारा ट्रस्ट होता है। वैसे ही सर्विस में भी होता है। आप हो सकता है कि हेयर कटिंग के लिए कहीं पर जाते होंगे, जैसे आप लोग कोचिंग पढ़ने के लिए, मेरे जितने भी स्टूडेंट्स आज के डेट में पढ़ रहे हैं मोस्टली आर फ्रॉम माई क्लास 11। मोस्टली जो बच्चे हैं मेरे वो क्लास 11 के बच्चे हैं। एवरीवन, इनफैक्ट आज जितने भी बच्चे क्लास में, आई कैन सी एवरीवन ऑफ यू इज़ फ्रॉम माई क्लास 11 एक्सेप्ट दीप्ति। तो दीप्ति को छोड़ करके अगर मैं देखूँ तो मेरे सारे ही स्टूडेंट्स कहाँ से हैं? मेरे सारे स्टूडेंट्स जो है वो वही हैं, और मेघा को छोड़ करके, दीप्ति और मेघा को छोड़ करके एवरीवन ऑफ यू आर फ्रॉम आर क्लास 11th बैच। सो व्हाई आर यू देयर इन आर क्लास 12th बैच? बिकॉज you know the reputation and the good name that we have earned, we must have taught you in the right way, and therefore you are studying with us in class 12th, right? So basically यही चीज़ आगे भी कंटिन्यू रहेगा अगर आप कुछ भी कोर्सेज करेंगे। सो फर्स्ट चॉइस आपकी लिल्हा एजुकेशन ही बनेगा। वो क्योंकि हमारा गुड नेम, रेपुटेशन हमें हेल्प करेगा, और जिससे कि हम लोग आगे भी फ्यूचर में भी, मतलब लिल्हा एजुकेशन आगे में भी फ्यूचर में भी अपने इसी गुड नेम और रेपुटेशन के कारण इट कैन अर्न एक्स्ट्रा प्रॉफिट इन फ्यूचर। सो गुडविल मतलब क्या होता है? गुडविल मीन्स द गुड नेम और रेपुटेशन अर्न बाय बिजनेस विच हेल्प्स इट इन अर्निंग एक्स्ट्रा प्रॉफिट इन फ्यूचर। ये तो हम लोग समझ गए, ये हमारे लिए क्या हुआ? गुडविल हुआ। अच्छा, हम लोगों ने यहाँ पर 11th में पढ़ा था कि गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट। क्या पढ़ा था हम लोगों ने गुडविल के बारे में? कि गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट, राइट? वी हैव लर्न दिस थिंग, वी हैव लर्न द डेफिनेशन ऑफ गुडविल। आपने ये भी पढ़ा था कि गुडविल क्या होता है? गुडविल होता है इंटेंजिबल एसेट्स, ठीक है? बट आई से दिस इज रॉन्ग। मैं कहता हूँ रॉन्ग है, क्योंकि गुडविल इज नॉट एन एसेट। प्लीज़ ध्यान से समझो। कुछ लोग कहते हैं गुडविल इज नॉट एन एसेट। वो ऐसा क्यों कहते हैं मैं आप लोगों को बताता हूँ। कुछ लोग जो कि कहते हैं कि गुडविल इज़ नॉट एन एसेट, वो ऐसा क्यों कहते हैं? ध्यान से सुनना। वो कहते हैं एसेट कैन बी डिफाइंड एज,
कैन बी डिफाइंड एज, पहला प्रॉपर्टी ऑफ द बिजनेस having future economic benefits in possession of the business and measurable in terms of money। तो ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। एसेट्स को डिफाइन किया जाता है और एसेट्स की डेफिनेशन में बेसिकली ये 4 प्रॉपर्टीज़ होना जरूरी है। हम लोगों ने क्लास 11th में एक बड़ी बेसिक से एक डेफिनेशन पढ़ा था। एसेट्स को आपने डिफाइन किया था एज द प्रॉपर्टी ऑफ द बिजनेस। सो एसेट्स कैन बी डिफाइंड एज द प्रॉपर्टी ऑफ द बिजनेस। हमने बड़ा एक बेसिक सा डेफिनेशन पढ़ा था, बट उस बेसिक से डेफिनेशन के साथ साथ में मैंने आप लोगों को पर बाद में 3 और पॉइंट्स बताए थे। इट मस्ट बी हैविंग फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स। एसेट्स में क्या होना चाहिए? फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट मिलना चाहिए। मतलब कोई भी ऐसा चीज़ वो एसेट तभी कहलाएगा जिसमें हमको फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट मिले। कोई ऐसी चीज़ जिससे मुझे फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं मिलता वो मेरे लिए एसेट नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास में अगर कोई टाइपराइटर रखा हुआ है, टाइपराइटर, तो टाइपराइटर समझते ना है। अब ये टाइपराइटर कितना आउटडेटेड हो गया है, तो क्या मेरे बिजनेस में वो टाइपराइटर प्रॉपर्टी तो है, मेरे बिजनेस की प्रॉपर्टी तो हुआ, मगर क्या वो मेरे बिजनेस में कभी भी यूज़ में आएगा, कभी भी इस्तेमाल में आएगा? नहीं। तो दैट टाइपराइटर इज़ नॉट हैविंग फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट। उस टाइपराइटर का हमारे यहाँ पर फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं है। तो क्योंकि उस टाइपराइटर का हमारे यहाँ पर फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं है, देयरफॉर इट कैन नॉट बी सेड टू बी एन एसेट फॉर मी। तो कोई भी चीज़ एसेट तभी होगा जबकि वो एक तो बिजनेस की प्रॉपर्टी हो, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट हो। इसमें एक और पॉइंट आता है, एक और पॉइंट आता है। मैं इसको यहाँ पर, इस पॉइंट को मैं 5th पॉइंट बोलूँगा। आई विल कॉल दिस पॉइंट एज 5th पॉइंट। और 4th पॉइंट हमारा होगा, मैं इसको लिखूँगा इन कंट्रोल ऑफ द बिजनेस। तो assets can be defined as property of the business having future economic benefit in possession of the business। बिजनेस के पोसेसन में होना चाहिए, बिजनेस के कब्जे में होना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ पर पोसेसन का अपना एक बहुत बड़ा महत्व होता है, एक बहुत बड़ी वैल्यू होती है। अगर कोई भी चीज़ मेरे पोसेसन में नहीं है तो उस पर मेरा अधिकार कम होता है। जैसे सपोज करो मेरा ये लैपटॉप है तो मेरा, मगर कब्जे में आपके है, तो ये मेरे लिए एसेट नहीं हो पाएगा। एसेट तभी हो सकता है जबकि वो मेरे पोसेसन में हो। 4था पॉइंट, मेरे बिजनेस के कंट्रोल में होना चाहिए। इट मस्ट बी इन कंट्रोल ऑफ द बिजनेस, इन पोसेसन एंड कंट्रोल, मेरे कंट्रोल होना चाहिए, मेरे हिसाब से मैनेज होना चाहिए। एंड जो 5वां पॉइंट है, इट मस्ट बी मेजरेबल इन टर्म्स ऑफ मनी। इट मस्ट बी मेजरेबल इन टर्म्स ऑफ मनी। तो एसेट्स में ये 5 कैरेक्टरिस्टिक्स, ये 5 प्रॉपर्टी का होना जरूरी है, तभी कोई भी चीज़ एसेट्स के रूप में डिफाइन हो सकती है। तो मैंने कहा एसेट्स प्रॉपर्टी ऑफ द बिजनेस, जैसे ये लैपटॉप मेरे लिए मेरे बिजनेस की प्रॉपर्टी है। इट इज हैविंग फ्यूचर बेनिफिट, इससे मुझे फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट मिलेगा। ऑब्वियसली इट इज इन माय पोजीशन, मेरे बिजनेस के पोजीशन में है, मेरे कंट्रोल में, मैं अपने हिसाब से इसको चलाता हूँ। एंड दिस इज मेजरेबल इन टर्म्स ऑफ मनी। मैंने ये लैपटॉप कितने खरीदा है? मैंने ये लैपटॉप खरीदा है 50,000 रुपये का। इसकी वैल्यू कितनी हुई? इस लैपटॉप की वैल्यू है 50,000 रुपये। सो इज दिस मेजरेबल इन टर्म्स ऑफ मनी? यस, दिस इज मेजरेबल इन टर्म्स ऑफ मनी। तो बेसिकली हम लोग एसेट्स को ऐसे करके डिफाइन करते हैं। अच्छा, अब ध्यान से सुनिएगा, जब हम लोग गुडविल की बात करते हैं, जब हम लोग गुडविल की बात करते हैं, तो गुडविल अगर एसेट्स हुआ, गुडविल अगर एसेट्स हुआ, तो गुडविल, जैसे मैंने आपको बताया कि लैपटॉप मेरे लिए एसेट है, ठीक है। गुडविल अगर एसेट्स हुआ तो गुडविल को भी एसेट्स की 5
कैरेक्टरिस्टिक्स को फुलफिल करना पड़ेगा, है ना। तो अब अगर हम लोग बात करें तो देखो पांचों कैरेक्टरिस्टिक्स में गुडविल हमारा पहली कैरेक्टरिस्टिक्स को तो फुलफिल करता है। ये बिजनेस की प्रॉपर्टी है, ऑब्वियसली बिजनेस की संपत्ति है, बिजनेस की प्रॉपर्टी है। इट हैज़ फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट, इससे हमें फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट मिलेगा, फ्यूचर में हमें फ़ायदा होगा। इट इज़ इन पोसेसन ऑफ द बिजनेस, बिजनेस की संपत्ति है, बिजनेस के ही मेरे पोसेसन में है, ऑब्वियसली मेरे ही कंट्रोल में भी है। मगर इट इज़ नॉट मेजरेबल इन टर्म्स ऑफ मनी। क्या आप किसी की भी गुडविल को मेजर कर सकते हो? कैन यू मेजर द गुडविल ऑफ लेल्हा एजुकेशन सेंटर? क्या आप एलईसी की गुडविल को बता सकते हो कि एलईसी की गुडविल एग्जैक्टली कितनी की है? या रिलायंस या कोई भी और बिजनेस, किसी भी और बिजनेस? बताइए ध्यान से, मेरी बात आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं? एसेट्स क्या? एसेट्स वो जिसमें ये 5 कैरेक्टरिस्टिक्स हो, ठीक है। गुडविल में 4 कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, मगर गुडविल कैन नॉट बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। Goodwill cannot be measured in terms of money. So goodwill is not measurable in terms of money, and therefore it is not recorded in बैलेंस शीट। सर आप ये क्या कह रहे हो? हम लोगों ने तो गुडविल को बैलेंस शीट में रिकॉर्ड किया था क्लास 11th में। मैं उस गुडविल के बारे में आप लोग को बाद में बताऊंगा, मगर अभी क्या मेरे साथ में आप लोग इतनी बात को समझ चुके हैं कि गुडविल क्या मेजरेबल होता है मनी के टर्म्स में? नहीं, और इसीलिए हम लोग गुडविल को बैलेंस शीट में रिकॉर्ड नहीं करते हैं आमतौर पर। क्या ये बात सारे मेरे स्टूडेंट्स को समझ में आ गया है? देन आई शैल प्रोसीड विद द नेक्स्ट पार्ट। अच्छा, सभी का जवाब आ गया? यस, सबको समझ में आ गई ये बात। चलो बहुत बहुत बढ़िया, ठीक है। एक्चुअली ध्यान समझिएगा, जो आप लोग में से कई लोग कहेंगे कि सर गुडविल को तो हम लोग बैलेंस शीट में लिखते थे। ध्यान समझिएगा, गुडविल भी हमारे 2 टाइप के होते हैं। गुडविल आर ऑफ 2 टाइप्स, 2 प्रकार के गुडविल होते हैं। एक होता है हमारा सेल्फ जनरेटेड गुडविल, और दूसरा होता है हमारा परचेस्ड गुडविल। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ गुडविल। गुडविल आर ऑफ 2 टाइप्स, 2 टाइप के गुडविल होते हैं। एक होता है हमारा सेल्फ जनरेटेड गुडविल और दूसरा होता है हमारा परचेस्ड गुडविल। What do you mean by that? What do you mean by self-generated? What do you mean by purchase goodwill? Self-generated goodwill means our own goodwill, जो हमारा खुद का गुडविल होता है, ये हुआ सेल्फ जनरेटेड। परचेज गुडविल मीन्स अदर्स गुडविल फॉर विच वी हैव पेड। जैसे समझिएगा, मैंने आपको बताया लेल्हा एजुकेशन सेंटर, ये जो नाम है, ये जो आज की डेट में कॉमर्स एजुकेशन सेंटर में सबसे बड़ा ब्रांड है, चाहे वो बीकॉम एंट्रेंस हो, चाहे वो सीए हो, चाहे ये सीएस हो,
कोई भी कोर्सेस हो, पूरे पूर्वांचल में हमारा जो सबसे बड़ा जो कि ब्रांड है, ये हमारा सेल्फ जनरेटेड गुडविल है, ये हमारी खुद की मेहनत है, ये हमारे खुद के प्रोड्यूस किए हुए रिजल्ट्स का नतीजा है, जिसके कारण हमारी अपनी ब्रांड वैल्यू बनी है, हमारा खुद का अपना एक ब्रांड बना है। वी हैव जनरेटेड आवर ओन गुडविल बाय आवरसेल्फ, दिस इज व्हाट, दिस इज सेल्फ जनरेटेड गुडविल। ये क्या है हमारे लिए, ये होता है हमारे लिए सेल्फ जनरेटेड गुडविल। बट अगर हम लोग बात करें परचेज गुडविल की, तो ये परचेज गुडविल क्या होता है, ये दूसरों का गुडविल होता है, दिस इज अदर गुडविल फॉर विच वी हैव पेड। जैसे लाइक इन द स्टार्टिंग ऑफ आवर बिजनेस, इन द स्टार्टिंग ऑफ आवर बिजनेस, जब हम लोगों ने अपने बिजनेस को स्टार्ट किया था, तो हमारा जब अपना खुद का नाम नहीं था, तो हम लोगों ने किसी दूसरे कोचिंग के ब्रांड को एक्वायर कर लिया था और उसके नाम को यूज़ करना स्टार्ट कर दिया था। जैसे आप लोग आज की डेट में बहुत सारे बिजनेस में ऐसा होते हुए भी प्रैक्टिकली दिखते होंगे। फॉर एन एग्जाम्पल आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे नोकिया को जो है दूसरी मोबाइल की कंपनी ने एक्वायर कर लिया, रिलायंस के जो शेयर्स हैं वो फेसबुक एक्वायर कर ले रही है। अब आपको जैसे समझ में आएगा कि रिलायंस के जो कंपनी के जो शेयर्स हैं, अगर वो 1500 रुपये के भाव पर मार्केट में मिल रहे हैं, तो फेसबुक ने उसको 2000 रुपये पर खरीदा। मतलब रिलायंस के जो कंपनी के जो शेयर्स हैं, अगर वो 1500 रुपये के भाव पर हैं, मगर उसको 2000 रुपये पर खरीदा। क्यों 500 रुपये एक्स्ट्रा दिया? 500 रुपये एक्स्ट्रा इसलिए दिया क्योंकि अब उसको रिलायंस जियो का ब्रांड नेम भी अपने साथ में एसोसिएट हो गया। तो बेसिकली दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ परचेज गुडविल। ये जो 500 रुपये एक्स्ट्रा दिया ना भाव से ज़्यादा, ऐसे तो शेयर आमतौर पर ऐसे तो शेयर 1500 रुपये का मिल जाता, मगर 500 रुपये क्यों एक्स्ट्रा दिया? 500 रुपये इसलिए एक्स्ट्रा दिया, दिस इज़ फॉर देयर गुडविल, दिस इज़ कॉल्ड एज व्हाट, दिस इज़ कॉल्ड एज परचेज गुडविल। जो हम लोग दूसरे का गुडविल जो कि खरीदते हैं, जो हम लोग भाव से ज़्यादा दूसरे का सामान खरीदते हैं, वही क्या कहलाता है? वही कहलाता है परचेज गुडविल। जैसे सपोज करो मार्केट में अगर कोई रनिंग बिजनेस है, किसी की शॉप है, किराने की दुकान है, वो अपनी किराने की दुकान को बेचता है, तो उसकी किराने की दुकान को अगर मैं एक्वायर करता हूं, तो वो नहीं कहेगा साहब मेरा तो चलता हुआ बिजनेस है, मेरे तो अपने कस्टमर्स मेरे यहाँ पर मेरे दुकान को जानते हैं, मेरे ब्रांड को जानते हैं, तो कस्टमर्स तो आपको ऑलरेडी मिल जाएंगे। तो अगर उसकी दुकान अगर 10 लाख रुपए की होगी, तो आपको 10 लाख रुपए में दुकान नहीं बेचेगा, वो आपको 12 लाख रुपए में दुकान बेचेगा। उसकी दुकान पर सामान 10 लाख रुपए का, मगर आपको वो कितने बेचेगा? 12 लाख रुपए बेचेगा फॉर एन एग्जाम्पल। तो उसने 2 लाख रुपए आपसे ज़्यादा क्यों लिया? 2 लाख रुपए आपसे ज़्यादा इसलिए लिया फॉर इट्स गुडविल। किसके लिए? अपने गुडविल के लिए। दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, दिस इज कॉल्ड एज परचेज गुडविल। यही जो 2 लाख रुपए हम लोग एक्स्ट्रा पे करते हैं, ये परचेज गुडविल है। अब आप ध्यान से समझिएगा, जिसके लिए दिस इज अदर गुडविल फॉर विच वी हैव पेड, इसकी मॉनेटरी वैल्यू जो है, दिस इज मेजरेबल इन टर्म्स ऑफ मनी। ये मनी के टर्म्स में मेजरेबल है, hence it is recorded in balance sheet। ध्यान से समझिएगा, जो ये परचेज गुडविल है हमारे, दिस इज मेजरेबल इन टर्म्स ऑफ मनी एंड हेंस इट इज रिकॉर्डेड इन बैलेंस शीट। मगर जो ये सेल्फ जनरेटेड गुडविल है, जो कि ये हमारी खुद की गुडविल है, दिस इज नॉट मेजरेबल इन टर्म्स ऑफ मनी। ये कोई मेजर नहीं कर सकता। and hence not recorded in balance sheet। यस, जो लोग हमारी फ्रेंचाइजी भी जो लेते हैं हमारे ब्रांड नेम को या हमारे चीज़ों को जो कि यूज़ करते हैं, ऑब्वियसली दे आर पेइंग अस। तो बेसिकली वो सब उनके लिए क्या हो गया, दैट इज़ फॉर देम परचेज गुडविल। ये उनके लिए क्या हो गया, वो परचेज गुडविल हो गया। जो फ्रेंचाइजीज जो लोग अपनी देते हैं, वो एक तरीके से क्या हो गया, परचेज गुडविल हो गया। सो बेसिकली हम लोगों ने यहाँ पर देखा कि गुडविल आर ऑफ 2 टाइप्स, सेल्फ जनरेटेड गुडविल और परचेज गुडविल। ठीक है, परफेक्ट। यहाँ तक किसी भी मेरे स्टूडेंट को कोई भी डाउट हो तो फिर बताएं।
यहाँ तक किसी भी मेरे स्टूडेंट को कोई भी डाउट हो तो फिर बताए। अच्छा, परफेक्ट परफेक्ट, नो डाउट नो डाउट नो डाउट नो डाउट, वेरी गुड। अच्छा, अब हम लोग आगे अगर बात करें तो ध्यान सुनिएगा, हम लोग जो इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, व्हाट वी आर गोइंग टू रीड इन दिस चैप्टर इज, व्हाट वी आर गोइंग टू रीड इन दिस चैप्टर इज, वी आर गोइंग टू रीड अबाउट सेल्फ जनरेटेड गुडविल। हम लोग यहाँ पर अलग अलग मैथड्स के थ्रू, अलग अलग मैथड्स के थ्रू, डिफरेंट मैथड्स के थ्रू हम लोग यहाँ पर वैल्यू करेंगे सेल्फ जनरेटेड गुडविल को। ध्यान से समझिएगा, हम लोग अब जो पढ़ने वाले हैं, हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, हम लोग यहाँ पर सेल्फ जनरेटेड गुडविल को वैल्यू करेंगे। अब सर आपने तो कहा था सेल्फ जनरेटेड गुडविल कैन नॉट बी वैल्यूड। हाँ, यस, इट कैन नॉट बी एग्जैक्टली वैल्यूड, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकल करके आएगी, मगर एक लमसम, एक एस्यूम्ड वैल्यू निकल करके आ जाएगी। मैं फिर से बता दूं, इट इज़ नॉट एक्यूरेट वैल्यू ऑफ एनी बिजनेस गुडविल। ये किसी भी तरीके से बिजनेस के गुडविल की एक्यूरेट वैल्यू नहीं होगी। बट सपोज करो, जैसे मैंने कहा कि मैंने एक किराने की दुकान खरीदा जिसके पास में 10 लाख रुपए का सामान था, उसने मेरे को 12 लाख रुपए में सामान बेचा अपना, तो 2 लाख रुपए एक्स्ट्रा लिया। तो वो 2 लाख रुपए उसने जो मेरे से एक्स्ट्रा लिया, वो मेरे लिए तो परचेज गुडविल हुआ, मगर उसके लिए तो सेल्फ जनरेट गुडविल हुआ। मैंने तो उसके लिए 2 लाख रुपए एक्स्ट्रा दिया, तो मेरे को तो उस गुडविल की वैल्यू पता है, उस किराने वाले की वैल्यू पता है। मगर उसने जो अपनी 2 लाख रुपए की वैल्यू निकाली, ये 2 लाख रुपए कैसे निकाला, उसके लिए ये सेल्फ जनरेटेड गुडविल था। गुडविल इज समथिंग विच इज इनटेंजिबल इन नेचर, ये इनटेंजिबल है। उसके लिए ये गुडविल कैसा था, उसने खुद से जनरेट किया, अपने खुद से हार्डवर्क से अपने कस्टमर्स, अपने क्लाइंट्स का जो है उसने भरोसा जीता, और उसके थ्रू उसने ये गुडविल जनरेट किया। तो जो ये सेल्फ जनरेटेड गुडविल है, जो ये सेल्फ जनरेटेड गुडविल है 2 लाख, वो 2 लाख भी मांग सकता है, 4 लाख भी मांग सकता है, 5 लाख भी मांग सकता है। ही नीड्स टू वैल्यू दैट, उसको इस चीज़ को वैल्यू करने की ज़रूरत है, उसको सेल्फ जनरेट गुडविल को निकालने की ज़रूरत है। और इसके मैथड्स हम लोग अलग अलग होते हैं। वी हैव डिफरेंट मैथड्स टू वैल्यू सेल्फ जनरेटेड गुडविल। सेल्फ जनरेट गुडविल को वैल्यू करने के अलग अलग मैथड्स हैं, ध्यान से सुनिएगा, और हर मैथड आपको अलग अलग आंसर देगा। प्लीज़ मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, हम लोग अभी जो यहाँ पर सीखेंगे, हम लोग यहाँ पर सीखेंगे मैथड्स टू वैल्यू सेल्फ जनरेटेड गुडविल, एंड वी हैव डिफरेंट मैथड्स टू लर्न विद रिस्पेक्ट टू सेल्फ जनरेटेड गुडविल। सेल्फ जनरेटेड गुडविल को वैल्यू करने के अलग अलग मैथड्स होते हैं। जैसे आपको यहाँ पर एक मैथड सीखना है विच इज एवरेज प्रॉफिट मैथड। फिर दूसरा सुपर प्रॉफिट मैथड। तीसरा कैपिटलाइजेशन मैथड। बेसिकली हम यहाँ पर 3 मैथड सीखेंगे, एक एवरेज प्रॉफिट मैथड, एक सुपर प्रॉफिट मैथड और एक कैपिटलाइजेशन मैथड। एवरेज प्रॉफिट मैथड में हमारे 2 मैथड होंगे, एक खुद होगा एवरेज प्रॉफिट मैथड, ठीक है, और दूसरा होगा वेटेड एवरेज प्रॉफिट मैथड, ठीक है। सुपर प्रॉफिट मैथड में जस्ट वी हैव वन मैथड, दैट इज सुपर प्रॉफिट मैथड। मगर कैपिटलाइजेशन मैथड में भी हमारे 2 मैथड्स होंगे, दे आर कैपिटलाइजेशन ऑफ, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, और दूसरा हमारा होगा
कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो कैपिटलाइजेशन के अंदर में भी हमारे दो मेथड्स होंगे जिसको भी हम लोग सीखेंगे। एक है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट और दूसरा है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। ठीक, तो अब हम लोग यहाँ पर सीखेंगे अलग अलग मेथड्स के थ्रू किसको वैल्यू करना, सेल्फ जनरेटेड गुडविल को वैल्यू करना। ठीक है, अच्छा एक बात मैं आप लोग को पहले बता दूं कि जो ये मेथड्स हैं सारे मेथड्स में ही हमारे आंसर एक जैसे नहीं आएंगे। वी विल हैव डिफरेंट आंसर्स इन ऑल दी मेथड्स। हमारे हर मेथड्स के थ्रू जो आंसर्स आएंगे ये अलग अलग आएंगे। ऑल दी मेथड्स विल नॉट गिव अस वन आंसर, दे विल गिव अस डिफरेंट आंसर्स। सो अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो सबसे पहले हम लोग आते हैं एवरेज प्रॉफिट मेथड के ऊपर में। ठीक, अब अगर हम लोग यहाँ पर देखें अब अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो बेसिकली एवरेज प्रॉफिट मेथड क्या कहता है, ध्यान से सुनिएगा। एवरेज प्रॉफिट मेथड हमारा ये कहता है कि हमारे बिजनेस की गुडविल, पता है क्या, हमारे बिजनेस की गुडविल ये हुआ कि जो हमने पास्ट में, जो हमारा पास्ट के प्रॉफिट्स का एवरेज है उतना प्रॉफिट तो हम आगे आने वाले कुछ सालों तक कमा ही लेंगे। क्या मतलब हुआ, नहीं समझ में, फिर से ध्यान से बात को समझिएगा। एवरेज प्रॉफिट मेथड हमें ये कहता है कि हमारे बिजनेस के पास्ट ईयर्स के प्रॉफिट का जो एवरेज है ये एवरेज प्रॉफिट हम लोग आगे आने वाले कुछ सालों तक तो कमा ही लेंगे। जैसे लेट्स से 2 साल तक, लेट्स से 2 साल, लेट्स से 3 साल, लेट्स से 5 साल। तो मैंने कहा मेरे पिछले 5 साल के प्रॉफिट्स का जो एवरेज है वो है 3 लाख रुपए। मेरे पिछले 5 सालों के जो प्रॉफिट्स का एवरेज है वो है 3 लाख रुपए। तो मैं 3 लाख रुपया आगे आने वाले 2 साल या 3 साल तक जितना भी ये मैं कमा लूँगा। सो दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ एवरेज प्रॉफिट मेथड। अब मैं फिर से रिपीट करता हूँ स्टूडेंट्स, ये हम लोग वैल्यू कर रहे हैं यहाँ पर जो वैल्यूएशन, जो टेक्निक्स हैं और जो वैल्यूएशन की जो चीज़ें हैं ये सारे के सारे एक्सपर्ट्स वैल्यूअर करते हैं। हम अभी सिर्फ यहाँ पर मेथड सीख रहे हैं। हम एक बेसिक सिर्फ मल्टीप्लाई और बेसिकली डिवाइड करना यहाँ पर सीखेंगे। मगर मैं आप लोग को बता दूँ कि ये जो मेथड होता है, ये जो किया जाता है वैल्यूएशन, ये किया जाता है बाय एक्सपर्ट्स। ये बेसिकली बहुत मतलब जो है बहुत हाईली क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट, CFAs ये लोग करते हैं और ये इस काम को जो है ये इस वैल्यूएशन के टेक्निक को जो है करते हैं। सो इसमें देखिए इस एवरेज प्रॉफिट मेथड का जो हमारा फॉर्मूला बनता है गुडविल का, ये गुडविल का हमारा फॉर्मूला बनता है गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। ठीक है, अभी एवरेज प्रॉफिट समझो ध्यान से। एवरेज प्रॉफिट आपका क्या हुआ, एवरेज प्रॉफिट हुआ आपका सम ऑफ ईयर्स ऑफ प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। जैसे मैंने कहा मेरा ईयर 1 में प्रॉफिट था 5 लाख, ईयर 2 में मेरा प्रॉफिट था मैंने कहा 6 लाख, और ईयर 3 में मैंने कहा मेरा प्रॉफिट था लेट्स से 7 लाख या 8, चलो 7 लाख। तो अब मुझे 3 साल के प्रॉफिट का एवरेज लेना है। मुझे 3 साल की, क्वेश्चन में दिया हुआ है मुझे 3 साल के प्रॉफिट का एवरेज लेना है। सर हमको कैसे पता कि हम 3 साल के प्रॉफिट का एवरेज लेंगे, ये हमको क्वेश्चन में दिया होगा। बेसिकली यही तो चीज़
एक एक्सपर्ट वैल्यूअर करता है, वो बताएगा कि आपको कितने साल के प्रॉफिट का एवरेज करना चाहिए। हम लोग को तो एग्जाम में दिया होगा कि हमको 3 साल के प्रॉफिट का एवरेज करना है, तो बेसिकली हम लोग क्या करें, हम लोग 3 साल के प्रॉफिट का एवरेज कर देंगे। तो बेसिकली अब जो हमारे लिए यहाँ पर एवरेज प्रॉफिट आएगा, ये एवरेज प्रॉफिट हमारे लिए कितना आ जाएगा, हाँ समझिए, दिस इज 5 लाख प्लस 6 लाख प्लस 7 लाख होल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स कितना हुआ 3, नंबर ऑफ ईयर्स कितना हुआ 3, सम ऑफ ईयर्स ऑफ प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। ऐसे ही ना हम लोग एवरेज निकालते हैं, और जब आप ये एवरेज प्रॉफिट निकालोगे तो फिर आपका आएगा 6 लाख, दिस इज योर एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, अब ध्यान सुनिएगा, ये नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज क्या होता है, ये नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज जैसे मैंने आपको बताया कि कितने सालों तक, फॉर हाउ मैनी ईयर्स, जैसे ये 2 साल तक, 3 साल तक, 5 साल तक, 6 साल तक, कितने साल तक ये 6 लाख रुपए का प्रॉफिट हम बिना कुछ भी किए, बिना एडवर्टाइजमेंट किए, बिना मेहनत किए, हम ये 6 लाख रुपए तक का प्रॉफिट कमा लेंगे। दिस इज व्हाट, दिस इज नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। ये इस पर अपने को माथा नहीं मारना है, ये नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज विल बी गिवन इन द क्वेश्चन, ये हमें क्वेश्चन में गिवन रहेगा, दिस विल बी गिवन इन द क्वेश्चन। सो ये आपको क्वेश्चंस में गिवन रहेगा, इसके ऊपर में आपको ज़्यादा माथा मारने की ज़रूरत नहीं है। सो एवरेज प्रॉफिट मेथड क्या हो गया, आप समझ गए। एवरेज प्रॉफिट मेथड में आपने किया क्या, गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। एवरेज प्रॉफिट क्या हुआ, एवरेज प्रॉफिट हो गया आपका सम ऑफ ईयर्स ऑफ प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स, एंड व्हाट इज योर सम ऑफ ईयर्स ऑफ प्रॉफिट अपॉन ये नंबर ऑफ ईयर्स, ये आपने यहाँ पर करके एवरेज प्रॉफिट निकालना सीख लिया। नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज आपको चिंता नहीं करना, आपको गिवन होगा। सपोज करो अगर आपको नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज देता है 2, नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज देता है अगर आपको 2, तो आपका इस केस में गुडविल क्या हो जाएगा, गुडविल हो जाएगा 6 लाख इंटू तो 12 लाख, 12 लाख रुपए की हमारे बिजनेस की खुद की अपनी गुडविल है। आई होप सो ये बात मेरे हर स्टूडेंट को समझ में आ गया होगा, ये बात मेरे हर स्टूडेंट के दिमाग में बैठ गया होगा। किसी को कोई भी डाउट तो फिर जल्दी से बताएं, अदरवाइज विल प्रोसीड टू द नेक्स्ट पार्ट। चलो फिर ऐसे ही हम लोग फिर दूसरा मेथड सीखते हैं, दूसरा मेथड सीखते हैं विच इज वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। दूसरा मेथड हम लोग सीखते हैं, दिस इज वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। ये वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड क्या होता है, यू मस्ट हैव कंप्यूटेड वेटेड एवरेज इन योर क्लास 11 स्टैटिस्टिक्स। आप लोगों ने वेटेड एवरेज निकालना सीखा होगा। वेटेड एवरेज में आप लोग बताते हो क्या होता है, वेटेड एवरेज मीन्स असाइनिंग वेट्स, हम वेट्स, वेट हिंदी में अगर बोलोगे ज़्यादा समझाएगा। वेट का मतलब होता है वजन, हम किसी भी चीज़ को वजन देते हैं, बात को नहीं कहते कि इसकी बात में तो वजन है, तो हम किसी भी चीज़ को वजन देते हैं। इसका ये देखिए ध्यान समझिएगा, इस वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड का जो हमारा लॉजिक होता है बेसिकली ये होता है कि हम गुडविल को ये इस तरीके से कंप्यूट करना चाहते हैं कि वो प्रॉफिट जो कि हमको फ्यूचर में हम अर्न करेंगे। जैसे मैंने कहा कि मेरा जो एवरेज प्रॉफिट था वो 6 लाख था और मैं 2 सालों तक ये अर्न करूंगा, तो 6 लाख इंटू 2 आपने कर दिया 12 लाख। अब देखो बेसिकली क्या होगा यहाँ पर, जब हम लोग वेटेड एवरेज प्रॉफिट जब हम लोग निकालेंगे, वे विल असाइन वेट्स टू आर प्रॉफिट्स। हम अपने प्रॉफिट को क्या करेंगे, हम अपने प्रॉफिट को वजन देंगे, हम अपने प्रॉफिट्स को यहाँ पर वेट्स देंगे। बेसिकली हम अपने जो लेटेस्ट प्रॉफिट्स हैं उसको ज़्यादा वेट देंगे। हम अपने जो लेटेस्ट प्रॉफिट्स हैं उसको ज़्यादा वेट देंगे। क्या मतलब हुआ कहने का, ध्यान समझिएगा। जैसे मैंने कहा हमारा जो ईयर 1 है, 2 है, 3 है, ठीक है, इसका प्रॉफिट हमारा था, इसका प्रॉफिट हमारा था 5 लाख,
6 लाख और 7 लाख। ठीक है, अब हम इसको वेट देंगे। वेट कैसे देंगे? पहले जो सबसे बाद वाला है उसको ज़्यादा वेट, उसको 3। ये ईयर कुछ भी हो सकता है, आप लोग ईयर यही नहीं समझो 1 2 3, ये मैंने कह दिया दिस इज 1996, 1997 एंड दिस इज 1998। तो अब भी हम लोग वेट किसको देंगे? जो लेटेस्ट ईयर का मेरा प्रॉफिट है 1998, इसको ज़्यादा वेट दिया, इसको 3 वेट दिया। फिर आपने जो कि इसके पहले वाला है उसको 1 कम वेट दिया, और इसको फिर सबसे कम 1, या आप असेंडिंग ऑर्डर में भी आ सकते हैं, बेसिकली 1 2 3 ऐसे करके आप वेट देते हुए जाइए। तो आपने यहाँ पर अपने प्रॉफिट्स को क्या किया? यू हैव असाइंड वेट्स टू इट। अब यहाँ पर आप क्या निकालोगे? आप यहाँ पर निकालोगे वेटेड प्रॉफिट। क्या निकालोगे? वेटेड प्रॉफिट। तो बेसिकली अब वेटेड प्रॉफिट कैसे आएगा आपका? वेटेड प्रॉफिट आएगा आपका, अगर हम लोग कहें इस कॉलम को A, इस कॉलम को कहें B, तो आपका वेटेड प्रॉफिट आएगा A इंटू B। तो ये आपका आ गया 5 लाख, मगर यहाँ पर आ गया आपका 12 लाख, और यहाँ पर आ गया आपका 21 लाख। अब यहाँ पर ध्यान से सुनना मेरे स्टूडेंट्स, हुआ क्या? जो तीसरे साल का मेरा प्रॉफिट था ना, उसको वजन, उसको वेट ज़्यादा मिला। ऑब्वियसली जब एवरेज आएगा हमारा, आप देखोगे कि अब वो 7 लाख के ज़्यादा नज़दीक आएगा, 6 लाख से भी ज़्यादा आएगा और 7 लाख के ज़्यादा नज़दीक आएगा। क्योंकि किसको ज़्यादा वेट मिला? ज़्यादा वेट मिला है 7 लाख को, और 5 लाख को सबसे कम वेट मिला है, क्योंकि वो सबसे पहले वाला प्रॉफिट था। अब देखना वेटेड प्रॉफिट हम लोग कैसे करके निकालते हैं। वेटेड एवरेज प्रॉफिट, वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालने का जो हमारा फॉर्मूला होता है वो होता है वेटेड या सम ऑफ वेटेड प्रॉफिट अपॉन टोटल ऑफ वेट्स। सो सम ऑफ वेटेड प्रॉफिट्स, जैसे आपने अभी वेटेड प्रॉफिट यहाँ पे निकाला 5 लाख, 12 लाख और 21 लाख, इसका टोटल बोलो, इसका टोटल बोलो, इसका टोटल कितना हो रहा है? 5 12 17, 17 प्लस 21, 17 प्लस 21 आपका हो गया 38 लाख। और यहाँ पर हम लोग करेंगे टोटल ऑफ वेट्स, ये हमारा हो गया 6। तो अब 38 लाख अपॉन 6, आप देखिए आपका आंसर आएगा 6,33,333। ये हो गया हमारा क्या? ये हो गया हमारा वेटेड एवरेज प्रॉफिट। आप देख रहे हैं, अब जो आपका एवरेज ही है, मगर क्योंकि ये वेटेड है तो इसका वेट ज़्यादा नज़दीक था 7 लाख के, तो जो आंसर आया वो 7 लाख के ज़्यादा नियर आया एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस, क्योंकि जो पिछला वाला जो कि एग्जाम्पल था हमारा, उसमें आप देखोगे कि आपका एवरेज कितना रहा था? आपका एवरेज आ रहा था 6 लाख। ठीक है, वो न्यूट्रल था, मगर यहाँ पर क्योंकि हमने वेट्स दे दिया लेटेस्ट ईयर के प्रॉफिट्स को, तो अब उसके ज़्यादा नियर आया। ऐसा नहीं कि ये 7 लाख है। अगर मैं कहूँ कि अगर ये हमारा जो है 2 लाख होता, अगर ये हमारा 2 लाख होता, तो फिर आप देखते कि 2 लाख के ज़्यादा नियर आता, मतलब प्रॉफिट एवरेज कम आता। अब करके देखिएगा आप लोग, जो है आपको तरीका समझ में आएगा कि यहाँ पर 2 लाख अगर आप करते हैं दोनों साल के प्रॉफिट को, तो इसमें अब एवरेज में आपका यहाँ पर एवरेज प्रॉफिट में यहाँ पर आंसर ज़्यादा आएगा और इसमें आंसर कम आएगा। क्योंकि बेसिकली वेट में क्या होता है? वेट में आपका जिसको ज़्यादा वेट मिलेगा, जिसको ज़्यादा वजन मिलेगा, उसकी ज़्यादा नियर आंसर आएगा। तो यहाँ पर हमारा वेटेड एवरेज प्रॉफिट में तीसरे साल का जो प्रॉफिट है उसको ज़्यादा वेट मिला और उसके ज़्यादा नियर आंसर आया। तो ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा हो गया वेटेड एवरेज प्रॉफिट। अब यहाँ पर हमारा गुडविल क्या होगा? यहाँ पर हमारा गुडविल होगा, यहाँ पर हमारा गुडविल होगा वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ
ईयर्स ऑफ परचेज। और अगर हम लोग कहें वेटेड एवरेज प्रॉफिट क्या होता है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट होता है हमारा, वेटेड एवरेज प्रॉफिट होता है हमारा सम ऑफ वेटेड प्रॉफिट अपॉन सम ऑफ वेट्स। तो यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट को डाउट हो मेरे तो प्लीज़ बताएं। किसी भी स्टूडेंट को यहाँ तक डाउट हो प्लीज़ बताएं जल्दी से। नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेस आपको वैसे ही गिवन रहेगा। एनी डाउट टिल हेयर स्टूडेंट्स, यू कैन प्लीज टेल मी वेरी फास्ट। अच्छा, अब इसके आगे के जो मेथड्स हैं स्टूडेंट्स, आई विल वांट टू टीच यू दिस इन नेक्स्ट क्लास। मैं आप लोगों को फिर ये अगली क्लास में ये टॉपिक्स जो है फिर ये सिखाता हूँ। तो मेरे हिसाब से आज के लिए इतना हमारे लिए काफ़ी है। इसको प्लीज़ आप लोग इसको रिवाइज करिएगा। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट वी हैव रेड टुडे, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट वी हैव रेड टुडे। प्लीज़ रिवाइज दिस थॉरोली एंड इन द नेक्स्ट क्लास आपको फिर ये सारी की सारी चीज़ें जो है फिर ये समझ में आ जाएंगी। ओके, थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर। कोई डाउट हो किसी को तो पूछ सकता है।